नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिरासत में लिए गए सपा एमएलसी पुष्पराज जैन कन्नौज से कानपुर लेकर गई आयकर विभाग की टीम। मिले 20 करोड़ की फर्जी खरीद और निवेश के डॉक्यूमेंट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पीएम मोदी पर विवादित बयान। बोले, घमंडी हैं पीएम मोदी, 5 मिनट की मुलाकात में मेरा हो गया था झगड़ा। लखीमपुर कांड में 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश। मंत्री टेनी के बेटे आशीष को बनाया गया मुख्य आरोपी। रिश्तेदार वीरेंद्र पर भी साक्ष्य मिटाने का आरोप। ओमिक्रॉन के बीच चुनावी रैलियां, कोविड केस बढ़ने से चिंतित चुनाव आयोग। 5 राज्यों को दिया वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश। पाकिस्तान में होगा सार्क शिखर सम्मेलन। पाक के विदेश मंत्री का दावा, भारत को दिया न्योता। भारत ने न्योता मिलने से किया इनकार। सबसे पहले बात कन्नौज के धन कुबेर की कर लेते हैं। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज के घर आयकर विभाग की छापेमारी को 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी जांच टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं अब पुष्पराज जैन को हिरासत में ले लिया गया है और टीम उन्हें लेकर कानपुर पहुंची हुई है, जहां कानपुर के घर, कार्यालय और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद कई अहम दस्तावेज इकट्ठा कर सकती है। वहीं पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर चले छापे में 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम टैक्स चोरी की आशंका है। आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। साथ ही टीम को फर्जीवाड़े के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सर, क्या पुष्पराज जैन पीयूष जैन से भी बड़ा धन कुबेर कहा जा सकता है? देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कन्नौज के लोग यही बताते हैं कि पुष्पराज जैन जो है वो बड़े इत्र के व्यापारी हैं जी। पीयूष जो फिलहाल जेल के अंदर है, उनकी माँ पुष्पराज की सिस्टर हैं। जी। सब पारिवारिक है, लेकिन सबसे बड़े जो जब से वो भी जो पुराने और सबसे बड़े हैं वो मलिक साहब हैं। जी। जहाँ छापेमारी की गई 3 लोगों के यहाँ की गई, तो सबसे बड़े वो हैं। ये जब से समाजवादी पार्टी के संसर्ग में आए तब से ये बड़े हुए हैं। इस बात को भी नोट करना चाहिए। अब ये मालूम चल रहा है कि भाई 40 करोड़ रुपया इनका विदेश में निवेश है, उसके कागजात मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, कैसे छिपाएंगे, कैसे बचाएंगे? लेकिन ये तो उसका क्रिमिनल और इलीगल एंगल है, वो बिल्कुल अलग है। इसका राजनीतिक एंगल भी समझ लीजिए। आज अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि ये देखिए, ये जैन हैं, ये माइनॉरिटी के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये जो तीनों के ऊपर कार्रवाई हुई है, एक मुसलमान है और 2 जैन हैं, ये माइनॉरिटी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ को बर्दाश्त नहीं करती भारतीय। तो आप देखिए कहाँ से चले थे और आर्गुमेंट कहाँ पहुँच गया। ठीक वैसे ही जब अजरुद्दीन पकड़ा गया था फिक्सिंग के चक्कर में, तो उसने कहा था कि मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जब आप राजनीति में इस तरह के कुतर्क को आपको साधना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि परसेप्शन की लड़ाई आप लूज करते चले जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर राज्यपाल की बदजुबानी पर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को घमंडी बताते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर मुलाकात के दौरान उनकी पीएम से बहस हो गई थी क्योंकि वो बेहद घमंडी हैं। राज्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि जब मैं किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में उनसे लड़ाई हो गई। वे बहुत घमंडी थे। डॉक्टर साहब, सत्यपाल मलिक पीएम मोदी को समय समय पर घेरते रहे हैं, आखिर वजह क्या है? वजह बहुत ही साफ है। इनका मन नहीं लग रहा मेघालय में। उनको गवर्नर पद जो है वो ठीक नहीं लग रहा, इनको मंत्री पद चाहिए जी। अब इनको ये कह दिया गया है कि भाई आपका टाइम हो गया पूरा, आपका टाइम पूरा हो गया, तो आप कैसे क्या करेंगे? आपको उस पद से निकलना है तो आप तमाशा चालू कर दिया। आप ये बागपत से हैं और आर्टिकल 370
को जब हटाया गया तो इमीडिएटली इनको ही वहाँ पे बनाया गया। वहाँ इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था इसलिए हटा दिया गया। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसको कह सकते हैं कि सतपाल मलिक ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो अशोभनीय हैं। एक तो राज्यपाल की एक गरिमा होती है, राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है, वो डे टू डे पॉलिटिकल गतिविधियों के ऊपर वो कमेंट उनको नहीं करना चाहिए। और कोई अगर अपने इस गरिमा का उल्लंघन करते हुए करता भी है तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि वो आदमी उसके लायक नहीं है। जितनी इज्जत दी जा रही है उसके वो लायक नहीं है। आपने क्या कह दिया? अभी तो आज ये कह दिया कि भाई लड़ाई हो गई 5 मिनट में ही, इतने बड़े किसान के ये बड़े चैंपियन हैं कि तुरंत जो है वो प्रधानमंत्री से लड़ गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बगैर तुम गवर्नर ऑफिस के सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। बिना प्रधानमंत्री के नाम लिए हुए चुनाव जीत नहीं पाते। आपको पार्टी की तरफ से इतनी चीजें दी जा रही है, ऊपर से आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हो कि ताकि आपके ऊपर एक्शन हो जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले इन्होंने क्या इसको कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही शर्मनाक बयान दिया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। इसमें कहते भाई ये जाट और सरदार, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। यहां तक कह दिया कि गोल्डन टेम्पल में टैंक चलाने वाले इंदिरा गांधी के साथ जो सलूक हुआ वही सलूक मोदी के साथ हो जाएगा। इस तरह की घटिया बातें। तो खैर राजनीति है, इसमें इमोशंस की जगह नहीं होती है। मोदी ने यह भी सोच लिया जाओ तुमको जो करना है करते रहो, लेकिन गवर्नर पद से तुमको आगे कहीं दिया नहीं जाएगा। तो इसी की टीस है। अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो इनको लगता है कि इनको जो है पूछा जाए, इनके लोगों को टिकट दी जाए। भाई हो गया, एक उम्र होती है, हो गया, खत्म कहानी करो। कब तक सत्ता और इन सब चीज के पीछे भागना है? और आप ऐसे लीडर के बारे में कह रहे हो जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में लोग सुनना नहीं चाहते। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लखीमपुर खीरी मामले पर। लखीमपुर खीरी हिंसा के आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया है। मंत्री के रिश्तेदार वीरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम भी आरोपियों की सूची में जोड़ा गया है। शुक्ला पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है और उन पर धारा 201 लगाई गई है। लखीमपुर हिंसा मामले में पहले 13 अभियुक्त आरोपी बनाए गए थे, जो अब बढ़कर 14 हो गए हैं। सर, लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट को दायर किया है। क्या क्या आरोप लगे हैं आरोपियों पर? देखिए, आरोप तो जो घटना घटी है कि किस तरह से लोगों को कुचला गया, उसकी प्लानिंग, उसकी साजिश और किन लोगों ने किया, वो आरोप हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि इस चार्जशीट से सबसे ज़्यादा दुखित कौन होगा? टेनी साहब नहीं कि उनका बेटा फंस गया। ये जो चार्जशीट है उसका सबसे बड़ा सेटबैक, दुख कि आशीष मिश्रा और टेनी के बेटे का नाम आ गया, उसके रिश्तेदारों का नाम आ गया, तो सबसे ज़्यादा दुखित समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों की पूरी जमात, इन लोगों को झटका लग गया होगा कि भाई अब तो हमारा धंधा ही बंद हो गया। क्योंकि इससे क्या हुआ? इससे एक बात तय हो गई कि योगी सरकार की नज़रों में जो कोई भी इस तरह की गतिविधियों में पाया जाएगा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ चार्जशीट में कोई रहम नहीं दिखाई जाएगी। दूसरा, आपको तर्कविहीन और आपके पूरे अटैक को ही ब्लंट कर दिया, जो अब तक इस फर्जी किसान नेता, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के पत्रकार, विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही थी कि भाई बचाया जा रहा है,
मंत्री के बेटे को भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को बचा रही है, जो जिन लोगों ने कुचला था। इस चार्जशीट के बाद ये अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देखिए कि कितना राइट टाइम पे बिल्कुल इस चार्जशीट को दायर किया गया, उसमें सारे लोगों का नाम डाल दिया गया। तो इससे, इस चार्जशीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज और किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को ट्रीट करते हैं, कैसे वो दंगाई और बाहुबलियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इस चार्जशीट से ये भी तय हो गया कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई कौन क्या है। कोई मंत्री का बेटा होगा, अपने घर में होगा, लेकिन अगर उसने उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चुनावी तैयारियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार के लिए चुनावी रैलियों पर जोर दे रही हैं। कोरोना संकट के बीच हो रही रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण से काफी चिंतित है। आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है, ताकि मतदान होने तक सभी मतदाताओं का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। सर, कोरोना संकट के बीच चुनावी तैयारियां करना या चुनावी रैलियां करना कितना सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। इलेक्शन कमीशन अचानक से जगती है आज, और वो उन्होंने फरमान दे दिया कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर टीकाकरण के प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, तेजी लाई जाए। कितना तेज लाओगे? आज तो बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है जी। उसको पूरा करने में 6 से 7 महीने लगेंगे जी। ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, दिल्ली, मुंबई किस तरह से तेजी से वो पैर पसार रहा है, वो सबके सामने है जी। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोरोना जो है ओमिक्रॉन ये दिल्ली बॉर्डर में रहेगा, ये नोएडा में नहीं घुसेगा, गाजियाबाद नहीं जाएगा, ये मेरठ नहीं जाएगा, ये बुलंदशहर नहीं जाएगा। जी। ये कौन सी जिद है हर पार्टी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अकाली दल। ये कौन सी जिद है कि लोगों की जान आप बाकायदा स्टेक पर रखकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? माने इस तरह के इनसेंसिटिव पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स और इतने इनसेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस, ये डेमोक्रेसी के लिए घातक है। अभी फिलहाल जब तक ये तीसरी लहर का जो खतरा है वो टलता नहीं है, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर एक बड़े सम्मेलन पर। पाकिस्तान में इस बार सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के आका इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि सार्क सम्मेलन का न्योता उन्होंने भारत को भेजा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के किसी भी तरह के न्योते से इनकार किया है। वैसे भी भारत हो सकता है इस बार पाकिस्तान का ये न्योता फिर से ठुकरा दे। सर, पाकिस्तान भारत को सार्क सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेज रहा है, क्यों? देखिए, ये जो न्योता आया है ये अपने आप में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है। हार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक ये आर्टिकल 335A जो मोदी सरकार ने बदलाव किए, जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं होंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारे पास को साथ में कोई व्यापार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर अचानक से ये क्यों कर दिया गया? और आप करते भी हो और सरकार हिंदुस्तान की कहती है कि अभी तक आई नहीं है मेरे पास, जब आएगा देखा जाएगा। जहाँ टेररिज्म, जहाँ टेररिस्ट गली कूचे में घूमते हो उस देश में जाकर के क्या करना? कल कोई खतरा हो जाए तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो सवाल ये है कि ये जो घुटना टेका है पाकिस्तान ने, अपने जो पूरे स्टैंड को डाइल्यूट करके उसने इनवाइट जो किया है, वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि भारत की इस मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करके उनको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां इमरान खान को अपनी ही सरकार चलाने में दिक्कत हो रही। कश्मीर का मसला शुरू हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग चालू हो गया कि न्यूक्लियर पावर है, हम कश्मीर ऐसे नहीं जाने देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे।
टेलीविजन पे उधर भाषण देते रह गए और इधर बाजवा जो है चुपचाप इंडियन आर्मी के साथ जो है वो समझौता कर गया कि भाई सीज फायर, हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। भाई गोली चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, कर्ज के पैसे के ऊपर असला बारूद खरीदे जाते हैं क्या? तो आर्मी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया कि चलो भाई हम तो अब लड़ाई लड़के कश्मीर को तो नहीं ले सकते। इनके दिमाग में ये फितूर था कि हम अटैक करेंगे और कश्मीर के अंदर सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और हिंदुस्तान से वो अलग हो जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। सिनेमा देखते हैं ये लोग, उपन्यास पढ़ते, गज़लें लिखने वाला कौम है ये। तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ये लोग उलझे रहे। लेकिन आपस में जब इन लोगों की मीटिंग हुई तो समझ में आया कि भाई लड़ के तो नहीं लिया जा सकता। तो इमरान खान ने कहा कि चलो भाई डिप्लोमेटिकली ये करते। तो चले गए यूएन, ह्यूमन राइट कमीशन, आईओसी, जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, सब जगह ये जाकर के वो छाती पीटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान ने इस दौरान ही जो घेरा, ये कश्मीर और फिलिस्तीन मुसलमानों का मुद्दा करते करते रह गए। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में ये कोरम तक नहीं पूरा कर पाए, जबकि 15 उसमें इस्लामिक कंट्रीज थी कि भाई आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन दिया जाए कि कश्मीर में क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। वो पास ही नहीं हुआ। और देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान ने कह दिया कि यूनाइटेड नेशन में 57 कंट्रीज का समर्थन हमें मिल गया है। तो हुआ ये कि चारों तरफ से वो घिरते चला गया। अब स्थिति ये आ गई है कि पैसे भी नहीं है, कटोरा लेकर के तो इमरान खान घूम रहे हैं, कोई दे नहीं रहा। और अब यूएई, सऊदी अरब, चीन, यूएसए, चारों तरफ से ये दबाव है कि भाई अपने रिश्ते हिंदुस्तान से सुधार लो, तब तो सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज तुम्हारा जो विघटन होना बहुत ही वो शर्तिया वो लग रहा है कि भाई ये एक देश बनकर के नहीं रह पाओगे। और इसलिए घुटनों के बल रेंगता हुआ पाकिस्तान ने सार्क समिट के लिए इनविटेशन भेजा है। और ये इनविटेशन देख करके हिंदुस्तान की सरकार ने भी कह दिया कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, हम नहीं आने वाले, इसलिए नहीं आने वाले, पता नहीं कब कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो जाए। और इंडिया जब ये पोजीशन ले लेगा तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो सार्क कंट्रीज़ हैं ये भी वही काम करेंगे जो हिंदुस्तान पीछे पीछे करेगा। मतलब ये कंप्लीट आइसोलेशन एंड कंप्लीट विक्ट्री ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स डिप्लोमेसी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।